हाँ बेटे, आवाज आ रही है, बहुत अच्छी बात है। आओ आगे चलें। सर आज क्या करने वाले हैं? आज बेटे हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे अपनी बुक में से। उम्मीद है बेटे आप सभी लोगों ने होमवर्क किया होगा। बोलो बेटे हाँ या ना, होमवर्क हुआ या नहीं हुआ, जल्दी बताओ। यस सर हो गया। कोई डाउट हो तो बताओ। डन सर, यस सर, ओके। कोई डाउट, किसी तरह का कोई डाउट बेटे जल्दी से बताएं। अगर किसी तरह का कोई डाउट हो तो पहले मैं कल के होमवर्क को डिस्कस करूं, नहीं तो फिर मैं आगे चलूं। अगर कोई डाउट नहीं होगा तो आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर सकते हैं। बोलो बेटे कोई डाउट है, जल्दी बताओ हाँ या ना। नो सर, पारस ने कहा नो सर, पारस को कोई डाउट नहीं है। और किसी को कोई डाउट? सर 7th पॉइंट इज अ लॉस। ओके, 7th पॉइंट देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा बोल रहे बेटा आप? उत्कर्ष, क्वेश्चन नंबर मैंने 3 दिया था शायद आपको होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 3, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 में 7th पॉइंट है, इंपोर्टेड गुड्स वर्थ ₹2,50,000 कन्फिस्केटेड बाय द कस्टम अथॉरिटी फॉर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट। यही वाला पॉइंट कह रहे हैं आप? ये जो कस्टम वालों ने हमारा गुड्स पकड़ लिया था क्योंकि हम लोगों ने मटेरियल इंफॉर्मेशन उसके अंदर डिस्क्लोज नहीं की थी, शायद यही वाले पॉइंट की आप बात कर रहे हैं। यस सर। देखो बेटे, यहां पर हमने जो कुछ, यहां पर किसी भी तरह का कोई भी, आप लाइफ में भी याद रखना, फ्यूचर में भी, सीए फाइनल तक याद रखना हमेशा के लिए, किसी भी तरह का कोई भी कंपनसेशन दिया जाता है, किसी भी तरह का कोई भी यहां पर पेनाल्टी, फीस, इंटरेस्ट जो भी पे किया जाता है, कोई भी किसी भी तरह की कोई भी आप पेनाल्टी पे कर रहे हैं, किसी तरह की कोई आपने गलत काम किया है उसके कारण आपको कोई एडिशनल फीस पे करनी पड़ रही है, या कानूनी तौर पे किसी भी लीगल प्रोविजन को फॉलो नहीं करने के कारण या लीगल प्रोविजन तोड़ने के कारण अगर आपको गवर्नमेंट अथॉरिटी को किसी भी तरह का कोई भी कंपनसेशन देना पड़ रहा है, नाम कुछ भी हो सकता है, कई बार वहां पे कंपनसेशन लिखा होता है, कई बार वहां पे फीस लिखा होता है, कई बार वहां पेनल्टी लिखा होता है, कई बार वहां पे इंटरेस्ट लिखा होता है, ये किसी भी तरह का कोई भी कंपनसेशन होता है, इसमें किसी तरह का कोई फ्यूचर बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि भाई आपने गलती की, आपको सजा के नाम पे पेनल्टी देनी पड़ रही है, बात खत्म। तो आपको इसमें से किसी तरह का कोई फ्यूचर बेनिफिट एक्सपेक्टेड नहीं होगा, तो इसलिए हम इसको कहते हैं हमेशा रेवेन्यू एक्सपेंस। ये हमेशा रेवेन्यू एक्सपेंस। अब आप कह सकते हो कि सर ये लॉस होगा, तो आप इसको रेवेन्यू लॉस भी कह सकते हो, लेकिन अब क्योंकि अगर आपको खुद पहले से पता है कि मैं गलत काम कर रहा हूं, खुद पहले से पता है कि मुझसे गलती हुई है, तो आपको ये पेनल्टी लग सकती है, ये तो ऑलरेडी एक्सपेक्टेड है ना, आपको तो पहले से पता है कि ये तो होने ही वाला है क्योंकि गलती मेरी तरफ से हुई है। और जब पहले से आपको एक्सपेक्टेड हो तब इसको लॉस कहने की बजाय खर्चा कहना सही है, क्योंकि असल में लॉस क्या होता है? लॉस वो होता है जो अचानक हो जाता है, हमें पता नहीं होता कि हो गया। जैसे कभी आपने सुना होगा लॉस बाय फायर। अब किसी को थोड़े ना पता होता है कि रात को मैं घर जाऊंगा और कल आऊंगा तो आग लग जाएगी, ऐसा किसी को पता नहीं होता। वो तो अचानक आग लग गई और लॉस हो गया। तो जो अचानक होता है, अनएक्सपेक्टेड होता है, जो पहले से पता नहीं होता, नॉर्मली हम उसको लॉस कहते हैं। लेकिन यहां पर क्योंकि कंपनसेशन पे किया, अगर आप इसको रेवेन्यू लॉस लिखेंगे तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलत है, ये भी एकदम सही है आंसर। अगर एग्जाम में यही क्वेश्चन आया, आपने वहां पे लिख दिया रेवेन्यू लॉस, तो भी एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स ही अलॉट करेगा, मार्क्स कहीं से नहीं कटने वाले। लेकिन अगर मैं और ज्यादा शब्दों की डिटेलिंग पे जाऊं तो लॉस हम उसको तब कहते हैं जब, या लॉस हम उसको तब कहते हैं जब वो अनएक्सपेक्टेड हो, अचानक हो जाए। यहां पर तो बेटे पहले से पता है कि ऐसा होने वाला है, और किसी भी तरह का कोई, जैसे आपने कल हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था जिसके अंदर हमने कहा था कि भाई 2 एम्प्लॉइज को हमने नौकरी से निकाल दिया, उनको भी कंपनसेशन पे किया। अब जो 2 एम्प्लॉय को हमने नौकरी से निकाला, उनको जो कंपनसेशन पे किया, तो वो भी तो हमने क्या कहा कि सर ये रेवेन्यू एक्सपेंस है। क्यों रेवेन्यू एक्सपेंस है? क्योंकि एक्सपेक्टेड है, मालूम है एम्प्लॉय को अगर नौकरी से निकाला जा रहा है तो उसको कंपनसेशन तो पे करना पड़ेगा ना। तो ऐसे टाइम पे इसको रेवेन्यू एक्सपेंस कहना ज्यादा लॉजिकल है एज कंपेयर टू लॉस। ठीक, हाँ, अगर वहां पे लॉस की बजाय अगर आप रेवेन्यू लॉस लिखते हैं तो रेवेन्यू लॉस और रेवेन्यू एक्सपेंस दोनों की सेम कैटेगरी होती है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। हाँ बेटे उत्कर्ष, अब समझ में आ गया? सो सर नहीं बेटे, ये डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं हो सकता। हम किसी भी खर्चे को डिफर कब कराते हैं? खर्चे को डिफर हम तब कराते हैं जब 2 कंडीशन एक साथ सेटिस्फाइड हो। कौन कौन सी 2 कंडीशन? पहले तो वो रेवेन्यू एक्सपेंस होना चाहिए, हाँ सर ये रेवेन्यू एक्सपेंस है, और दूसरा कुछ हद तक हमें उससे फ्यूचर में बेनिफिट एक्सपेक्टेड होने चाहिए, और या तो खर्चा इतना बड़े अमाउंट का होना चाहिए कि 1 साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको ट्रांसफर करने से शायद
उस ईयर का प्रॉफिट, जबकि हम सही में प्रॉफिट कमा रहे हो, लेकिन एकदम से इतना बड़ा खर्चा हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेज दिया तो शायद प्रॉफिट की जगह लॉस दिखने लगी। तो अमाउंट इतना बड़ा होना चाहिए जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ट्रू एंड फेयर व्यू की पिक्चर को बिगाड़ दे, तभी इसको डिफर कराया जाता है। आपको अगर कोई खर्चा डिफर कराना हो तो आप सिर्फ दो कंडीशन को याद रखेंगे। पहली बात, बेसिकली वो रेवेन्यू एक्सपेंस होना चाहिए। चलो ठीक है, ये भी कंपनसेशन है, रेवेन्यू एक्सपेंस तो है, पहली कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाइड होती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन दूसरी कंडीशन ये है कि इससे भी आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट एक्सपेक्टेड होने चाहिए। तो सर अगर लॉन्ग टर्म बेनिफिट एक्सपेक्टेड है तो आप इसको कैपिटल क्यों नहीं कह देते? नहीं बेटे, मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर तब कह सकता हूं जब मुझे लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेंगे, और कितने मिलेंगे, उसकी मॉनेटरी वैल्यू कितनी होगी, लगभग मैं उसको कैलकुलेट कर सकता हूं। उसकी मॉनेटरी वैल्यू, फ्यूचर के बेनिफिट की मॉनेटरी वैल्यू अगर मैं निकाल सकता हूं तब मैं उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहूंगा। मैंने कहा कि बेटे अगर ये बेसिकली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और फ्यूचर बेनिफिट एक्सपेक्टेड है कि हमें शायद इससे फ्यूचर बेनिफिट मिल सकते हैं, मिले या नहीं मिले वो तो फ्यूचर बताएगा, लेकिन खर्चा करते समय ऐसा लगे कि शायद फ्यूचर बेनिफिट एक्सपेक्टेड है और ये बहुत बड़े अमाउंट का खर्चा है, तो ही आप ऐसे खर्चे को डिफर कराएंगे। ठीक, इसलिए बेटे यहां पर जो लिखा हुआ था, ध्यान से पढ़े क्या लिखा है, इंपोर्टेड गुड्स वर्थ रुपीज। पहली बार बेटे उन्होंने पहला वर्ड ही कौन सा लगा दिया? गुड्स। गुड्स का मतलब ये वो चीज आपने इंपोर्ट की है जिसको आप रोज खरीद रहे हैं, रोज बेच रहे हैं। अब अगर आपने ऐसी चीज इंपोर्ट की है जिसको आप रोज खरीद रहे हैं, रोज बेच रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो आपके लिए कौन सा आइटम हो गया? रेवेन्यू आइटम। भाई सोचो ना, मेडिकल शॉप वाला रोज मेडिसिन खरीदता है, रोज मेडिसिन बेचता है, तो अगर वो मेडिसिन खरीदने में कोई भी खर्चा करेगा तो उसको तो रेवेन्यू एक्सपेंस ही बोलेगा ना। तो पहली लाइन ही क्या लिखी है, पहले वर्ड क्या लिखे, इनिशियल दो वर्ड्स को पढ़ो, क्या लिखा है? इंपोर्टेड गुड्स। और जब क्वेश्चन ने पहली कह दिया है गुड्स है, तो गुड्स से रिलेटेड जितने खर्चे होते हैं, परचेस से रिलेटेड जितने खर्चे होते हैं, सारे खर्चों को हम रेवेन्यू एक्सपेंस मानते हैं। इसीलिए बेटे इसको रेवेन्यू क्लासिफाई करना पड़ेगा, डिफर तो इसको किसी भी हालत में नहीं करवाया जा सकता। समझ में आ गया बेटे उत्कर्ष? यस सर। चलो फिर आगे चलेंगे, और कोई डाउट हो तो बताएं जल्दी से, नहीं तो लिखें नो, तो फिर मैं आगे चलूं। अगर किसी को और कोई डाउट है तो जल्दी से बताएं, नहीं तो नो लिखें, तो फिर मैं आगे चलूंगा। बेटे किसी को कोई और डाउट है? नो सर। चलो फिर आगे चलेंगे। अरे हाँ सर, आज क्या डिस्कस करना है बेटे? आज हमने एक नया टॉपिक डिस्कस करना है। नए टॉपिक का नाम होगा बेटे यहां पर अकाउंटिंग इक्वेशन। हालांकि एग्जाम में अकाउंटिंग इक्वेशन वाले इस टॉपिक में से आज तक कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से यह टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपके सोच का एक दायरा बढ़ा देता है। अभी तक आप जो सोच रहे थे, एक लिमिटेड सोच आपकी थी, 11th-12th में आपने अकाउंट पढ़ रखी, उसके अंदर आपकी जो आपको मतलब कि जो आपको सिखाना चाहिए था, सिखाने के लिए जितनी चीजें आपको बतानी चाहिए थी वो चीजें बिल्कुल आपको बताई गई हैं, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन अब क्योंकि आप सीए का पेपर देने वाले, इसलिए आपकी सोच का दायरा थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। तो अगला जो टॉपिक है वो है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन वाला जो पूरा का पूरा टॉपिक है सर, वो निकलता कहां से, उसका बेस कहां से, वो शुरुआत कहां से होती है बेटे? उसकी शुरुआत होती है, हमारा एक कंसेप्ट है जिसको कहते हैं हम लोग ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। अभी तक बेटे हमने दो अकाउंटिंग कंसेप्ट पढ़े, बताओ कौन कौन से दो अकाउंटिंग कंसेप्ट पढ़ लिए हमने? सर पहला अकाउंटिंग कंसेप्ट जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं वो है मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट हमसे कहता है कि एक अकाउंटिंग पीरियड की अर्न्ड इनकम को, उस अकाउंटिंग पीरियड में जो भी इनकम आपने कमाई है, एक अकाउंटिंग पीरियड की अर्न्ड इनकम को उसी अकाउंटिंग पीरियड के एक्सपेंसेस इनकर्ड के साथ में जितने भी खर्चे आपके हुए हैं उनके साथ कंपेयर करा के आपको प्रॉफिट या लॉस निकालना चाहिए। तो मैचिंग कंसेप्ट क्यों बना? मैचिंग कंसेप्ट बना फॉर एक्सप्लेनिंग द मेथड फॉर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस। आप प्रॉफिट या लॉस किस तरीके से निकालेंगे, इसके लिए बनाया मैचिंग कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटे, पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। पीरियोडिसिटी कंसेप्ट में कहा गया कि अकाउंटिंग का लाइफ टाइम या एक बिजनेस का, बिजनेस एंटिटी का लाइफ टाइम एक लंबा चौड़ा हो सकता है, इनफाइनाइट लाइफ टाइम हो सकता है। इनफाइनाइट लाइफ टाइम को अगर अज्यूम करके चला जाए तो अकाउंटिंग करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम फाइनल अकाउंट कब बनाएंगे? फिर तो ऐसा लगेगा कि जिस दिन एंटिटी बंद होगी, जिस दिन बिजनेस बंद होगा, उसी दिन सीधे फाइनल अकाउंट बनेंगे, उसी दिन पता चलेगा कि बिजनेस ने क्या प्रॉफिट कमाया, क्या लॉस हुआ। लेकिन हमें बीच बीच में अपने फ्यूचर के डिसीजंस लेने के लिए भी फाइनल अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ती है, प्रॉफिट, इनकम पोजीशन और फाइनेंशियल पोजीशन आइडेंटिफाई करने की जरूरत पड़ती है। तो यहां पर बीच बीच में इनकम पोजीशन और फाइनेंशियल पोजीशन भी निकाली जा सके,
जिसके बेसिस पर फ्यूचर के डिसीजंस ले सके, उसके लिए बना पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। पीरियोडिसिटी कंसेप्ट ने कहा कि भाई बिजनेस का लाइफ टाइम इनफाइनाइटली लार्ज हो सकता है, इसलिए आप इस इनफाइनाइट लार्ज लाइफ टाइम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटेंगे। जो छोटे छोटे हिस्सों में आप बांटेंगे, उन छोटे हिस्सों को हमने कहा था अकाउंटिंग पीरियड, और ये अकाउंटिंग पीरियड जनरली 12 महीने का होना चाहिए। ये जो एक अकाउंटिंग पीरियड होगा आपका, ये जनरली वर्ड पे मैं इसलिए एम्फेसिस कर रहा हूं क्योंकि एक्सेप्शनल कंडीशन में अकाउंटिंग पीरियड 12 मंथ से ज्यादा का भी हो सकता है, 12 मंथ से कम का भी हो सकता है, बट ओनली अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज आपका जो अकाउंटिंग पीरियड है वो 12 महीने से कम या ज्यादा हो सकता है। अदरवाइज नॉर्मल ड्यूरिंग द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, जब आपका बिजनेस एकदम नॉर्मल चल रहा होगा, बिजनेस के अंदर अगर कोई बहुत बड़े बदलाव नहीं हो रहे हैं, तब आपका अकाउंटिंग पीरियड जनरली 12 महीने का होना चाहिए। दैट वाज द पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। आज बेटे हम तीसरे कंसेप्ट की बात करेंगे, और तीसरा कंसेप्ट है बेटे हमारा ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ठीक है सर, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या कहता है, तो ध्यान से सुनो। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट कहता है कि बिजनेस के अंदर जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज होंगी, BUSINESS, बिजनेस, फिर बात शुरू होती है हमारी बिजनेस से। जैसा पिछले चैप्टर भी हमारा बिजनेस से शुरू हुआ था, हमने बिजनेस के अंदर दो इंपॉर्टेंट चीजें देखी थी, एक एक्सपेंस और दूसरा रेवेन्यू। फिर एक्सपेंस को कैपिटल और रेवेन्यू में क्लासिफाई किया था, दूसरा रिसिप्ट को कैपिटल और रेवेन्यू में क्लासिफाई किया था। वैसे यहां से भी शुरुआत होगी बिजनेस से। अच्छा सर, ठीक है। बिजनेस के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती है, सबसे पहले बिजनेस के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, आपको सबसे पहले इन एक्टिविटी को दो कैटेगरी में क्लासिफाई करना चाहिए। सर दो कैटेगरी कौन कौन सी? एक होती है बेटे इसके अंदर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसको नॉर्मली हम लोग कहते हैं बेटे अकाउंटिंग की लैंग्वेज में नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटीज। सर मतलब बेटे आप कोई भी ऐसा बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं, कोई भी ऐसा बिजनेस के अंदर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं जिससे आपकी एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस, किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ना तो आपकी एसेट इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, ना तो बेटे आपकी एसेट इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, ना तो आपकी लायबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, ना तो कैपिटल इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, ना तो इनकम इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, ना तो एक्सपेंस इनकम इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आप कोई ऐसी बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं जिसका आपकी एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, दे आर अनचेंज्ड। आपने डिसीजन ले लिया, आपने काम कर दिया, फिर भी आपकी एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ना तो इनकी मॉनेटरी वैल्यू इंक्रीज हुई, ना तो इनकी मॉनेटरी वैल्यू डिक्रीज हुई। ऐसे ट्रांजैक्शंस को बेटे वैसे कहा जाता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अकाउंटिंग में हम प्रोफेशनल टर्म्स में कहने लगते हैं नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटी। अगर आपकी कोई नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटीज हैं या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, तो आप इनको अपनी अकाउंट की बुक में बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, आप इनको इग्नोर कर देंगे, यानी ये एक्टिविटी हमारे काम की नहीं है। एज एन अकाउंटेंट ये एक्टिविटी हमारे काम की नहीं है। अब ये एक्टिविटी भले ही कितनी ही इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, फॉर एग्जाम्पल बेटे मान लो इन्फोसिस कंपनी। अब इन्फोसिस कंपनी के जो पुराने चेयरमैन साहब थे, जब वो रिटायर हो गए, नए चेयरमैन आए। जब नए चेयरमैन आए तो अचानक स्टॉक मार्केट के अंदर उनके शेयर का प्राइस गिरने लगा। अब चेयरमैन के बदलने से क्या हो गया? चेयरमैन के बदलने से यह हुआ कि जब मैनेजमेंट का इतना की इंपॉर्टेंट एलिमेंट, मैनेजमेंट का इतने इंपॉर्टेंट पर्सनल अगर अपनी कुर्सी छोड़ते हैं, उनकी जगह पे कोई दूसरा मैनेजमेंट पर्सनल आता है, तो वो भी उतनी ही एफिशिएंटली, इफेक्टिवली कंपनियों को चलाएगा और प्रॉफिट को मेंटेन करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। इसलिए जैसे ही बेटे यहां पर पुराने चेयरमैन साहब स्टेप डाउन हुए, तो अचानक इन्फोसिस के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर इन्फोसिस का प्राइस गिरना शुरू हो गया। अब ये इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन था, इतनी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी थी, लेकिन हम अकाउंटेंट कहते हैं कि भैया पुराना चेयरमैन गया, नया चेयरमैन आया, इससे ना तो हमारी एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस, किसी पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं, तो हमारे लिए नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटी है। अब ये कितनी ही इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, दुनिया इसको कितनी भी इंपॉर्टेंस क्यों ना देते रहे, हम अकाउंटेंट लोग कहते हैं कि हम तो 5 चीजों के ऊपर इंपैक्ट देखते हैं, सिर्फ 5 चीजें। हमारी पूरी दुनिया इन 5 चीजों पे खत्म है बेटे, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस। इन पे अगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो फिर ऐसी कंडीशन में ये नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटी है, इसको हम अपनी अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ये हमारे बस के बाहर की बात है। अच्छा, अब आ जाओ दूसरे नंबर पे। ठीक है सर, दूसरे नंबर पे आ गए। दूसरे नंबर पे अब जो एक्टिविटीज होंगी इनको कहा जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसको हम बेटे अकाउंटिंग में कहते हैं फाइनेंशियल नेचर या फाइनेंशियल एक्टिविटी।
सर कैसे पता करेंगे कौन सी फाइनेंशियल एक्टिविटी है? अगर आपने कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म की, इससे या तो आपकी एसेट बढ़ गई या तो कम हो गई, या लायबिलिटी बढ़ गई या तो कम हो गई, या कैपिटल बढ़ गई या तो कम हो गई, या आपकी इनकम या एक्सपेंस बढ़ गए या तो कम हो गए, किसी ना किसी एक एलिमेंट पे अगर एक या एक से ज्यादा एलिमेंट के ऊपर इसका फर्क पड़ेगा तो इनको कहते हैं हम लोग फाइनेंशियल नेचर एक्टिविटी, या ये जो एक्टिविटीज हैं ये कहते हैं फाइनेंशियल एक्टिविटीज। अब ये जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती हैं इनको और हम अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी में इन एक्टिविटीज को कहने लगते हैं ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। सर ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, हाँ बेटे, तो फिर मैंने कहा ये जितनी भी एक्टिविटीज हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, फाइनेंशियल एक्टिविटीज हैं, इनको हम आज से किस लैंग्वेज से पुकारेंगे, आज से हम किस नाम से पुकारेंगे? ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। सर दो नाम लिखे, ट्रांजैक्शन और इवेंट्स। इसका मतलब क्या है? सुनो, कुछ फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जिनके कारण देयर आर सर्टेन फाइनेंशियल एक्टिविटीज। कौन है भैया सवेरे सवेरे? यानी लोगों को सुबह सुबह तक व्हाट्सएप खेलने की आदत हो गई क्या? हे भगवान। हाँ, तो बेटे कुछ ट्रांजैक्शन और एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जिससे या तो इनफ्लो हो रही हो, जिसके कारण या तो बेटे इनफ्लो हो रही हो, या तो बेटे इनफ्लो और आउटफ्लो, और बोथ। या तो बेटे किसी भी बिजनेस एक्टिविटी के कारण, फाइनेंशियल नेचर की एक्टिविटी के कारण इनफ्लो हो रही हो या आउटफ्लो हो रही हो। किसकी? सर इकोनॉमिक रिसोर्सेस की। इकोनॉमिक रिसोर्सेस। सर इकोनॉमिक रिसोर्सेस का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक रिसोर्सेस को आप कॉमन लैंग्वेज में पुकारते हैं एसेट्स के नाम से। या तो बेटे आपने कोई भी बिजनेस के अंदर एक्टिविटी परफॉर्म की, उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के कारण या तो आपको कोई एसेट मिल रही है या आपको कोई एसेट देनी पड़ रही है, या तो आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है या तो आपकी लायबिलिटी कम हो रही है। तो ऐसे ट्रांजैक्शंस, इसको कहा जाता है ट्रांजैक्शन। अब डेफिनेटली आपकी एसेट कब बढ़ेगी, आपकी एसेट कब कम होगी, आपकी लायबिलिटी कब बढ़ेगी, आपकी लायबिलिटी कब कम होगी? जब आप किसी बाहर वाले के साथ में डील कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल आपने गुड्स परचेस किया, अब आपने जैसे ही गुड्स परचेस किया कैश में, आपने उनसे गुड्स ले लिया, स्टॉक की एसेट बढ़ गई, लेकिन बदले में आपने कैश दे दिया, आपकी कैश की एसेट कम हो गई। आपने फर्नीचर खरीदा तो आपकी फर्नीचर की एसेट बढ़ गई, दैट इज द इनफ्लो ऑफ एसेट। लेकिन आपने उसके बदले में कैश दिया, दैट इज द आउटफ्लो ऑफ एसेट। वैसे ही आपने पुरानी मशीन बेच दी तो क्या हुआ? आपने पुरानी मशीन दी, दैट इज द आउटफ्लो ऑफ एसेट, लेकिन उसके बदले में पैसे दिए, दैट इज द इनफ्लो ऑफ एसेट। तो यहां पर इनफ्लो भी हो सकता है, आउटफ्लो भी हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। किसके? इकोनॉमिक रिसोर्सेज के। और इकोनॉमिक रिसोर्सेज को कॉमनली हम लोग किस लैंग्वेज में पुकारते हैं? एसेट्स के नाम से पुकारते हैं। तो जहां पर एसेट्स की इनफ्लो या आउटफ्लो हो रही हो, जिन भी बिजनेस एक्टिविटीज में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, फाइनेंशियल एक्टिविटीज में अकाउंट एसेट्स की इनफ्लो या आउटफ्लो हो रही हो, उनको हम कहते हैं बेटे यहां पर ट्रांजैक्शंस। ठीक, अच्छा, तो सर इवेंट यानी क्या होता है? हाँ, इवेंट यानी क्या होता है? तो बेटे अब इवेंट को समझो। इवेंट का मतलब ये होता है कि किसी भी तरह की कोई भी हम फाइनेंशियल नेचर की बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन यहां पर बेटे नाइदर इनफ्लो नॉर आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेस। ना तो बेटे इकोनॉमिक रिसोर्सेस की इनफ्लो हो रही है, इकोनॉमिक रिसोर्सेस। इकोनॉमिक रिसोर्सेस का मतलब है एसेट्स। सर ये बार बार इकोनॉमिक रिसोर्सेस क्यों बोलते हो? सर एसेट से भी तो काम चल जाता है। हाँ बेटे, एसेट से भी तो काम चल जाता है, लेकिन आप अब सीए के अंदर आ चुके हैं। सीए के अंदर आने का मतलब यहां पर यह है कि हर एक वर्ड का जनरल, मतलब कि हर एक चीज का जनरल नॉमेनक्लेचर क्या है, साथ में उसका टेक्निकल वर्ड क्या है, और बिल्कुल प्रोफेशनल लोग उसको किस नाम से पुकारते हैं, लिटरेचर लैंग्वेज में उसको किस नाम से पुकारा जाता है, सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। किसी और सब्जेक्ट में सारी बातें आपको पता हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अकाउंटिंग में आपको पता होना चाहिए। द रीजन बीइंग आपको डिग्री चाहिए चार्टर्ड अकाउंटेंट की, यानी अकाउंटिंग से रिलेटेड आज से 100 साल पहले जो लैंग्वेज चला करती थी वो भी आपको पता होना चाहिए। आज लोग इसको किस भाषा या किस नाम से पुकारते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। और अगर मान लो इस नॉमेनक्लेचर के अंदर, इस वोकैबुलरी के अंदर कुछ नए चेंजेस आ रहे हैं तो उन नए चेंजेस को भी आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। सर फॉर एग्जांपल आपने कभी सुना होगा बेटे क्लोजिंग स्टॉक, पढ़ा था, बोलो 11th या 12th में फाइनल अकाउंट के अंदर ये नाम सुना था ना, क्लोजिंग स्टॉक। यस सर सुना था। आजकल बेटे क्लोजिंग स्टॉक को स्टॉक नहीं कहते, आजकल उसको इन्वेंट्री कहने लगे।
इसलिए आप जब अपना फाइनल अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट आप बनाएंगे, तो वहां पर आजकल स्टॉक नहीं लिखा जाता, वहां पर लिखा जाता है इन्वेंट्री, क्योंकि भाषा बदल रही है धीरे धीरे। तो आपको सारे वर्ड पता होने चाहिए। और जब आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, हालांकि सीए फाउंडेशन के अंदर तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन जब आप इंटरमीडिएट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे तो वहां पे एसेट्स की जगह कई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में इकोनॉमिक रिसोर्सेज वर्ड लिखा जाता है। तो फ्यूचर में भी आपको इन वर्ड्स के साथ में दिक्कत ना हो, आप अपना बेस, अपना फाउंडेशन, अपना बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग बना के जाएं कि इंटरमीडिएट के अंदर जो लिखा हो, अच्छा 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 इसका मतलब ये होना चाहिए, ऐसा ओपिनियन होना चाहिए, तो मजा है बेटे फाउंडेशन पढ़ने का। तो यहां पर कोई आपने इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म की, लेकिन इससे आपकी एसेट्स की ना तो इनफ्लो हो रही है ना तो आउटफ्लो हो रही है, आप इसका मतलब बाहर वालों से डील नहीं कर रहे हैं। जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं आप, इंटरनल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, इनको कहा जाता है इवेंट। सर एग्जांपल, कभी बेटे आपने पढ़ रखा होगा, हम अपनी अकाउंट्स की बुक में डेप्रिसिएशन लगाते हैं, डेप्रिसिएशन लगाते समय हम ये कहते हैं कि क्योंकि हमारी एसेट की मार्केट वैल्यू कम हो गई है, इसलिए हमको भी हमारी अकाउंट की बुक में एसेट्स की वैल्यू को कम करके दिखाना चाहिए, और जितनी वैल्यू हमने कम करके दिखानी है उसको हमने नाम दे दिया डेप्रिसिएशन का। अब जब आप अपनी अकाउंट की बुक में डेप्रिसिएशन लगा के अपनी एसेट की वैल्यू को कम कर रहे हैं, इसका मतलब एसेट के ऊपर तो फर्क पड़ रहा है। यस सर, बिल्कुल पड़ा फर्क। उसके बाद इसी डेप्रिसिएशन को आप अपना एक्सपेंस मानते थे और अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया करते थे, याद आया? यस सर, याद आया। तो बेटे आप इसी डेप्रिसिएशन को क्या कहना शुरू कर देते थे? एक्सपेंस। तो अल्टीमेटली जब आप अपने अकाउंट की बुक में डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो इससे आपकी एसेट की वैल्यू पे भी फर्क पड़ता है और इससे आपके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। इसका मतलब ये फाइनेंशियल एक्टिविटी तो है, इसलिए अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड भी होना चाहिए। लेकिन डेप्रिसिएशन अकाउंट की बुक में लगाने से, अकाउंट की बुक में डेप्रिसिएशन चार्ज करने से क्या कोई बाहर से एसेट हमारे बिजनेस के अंदर आई? इज देयर इनफ्लो ऑफ एसेट और इज देयर एनी आउटफ्लो ऑफ एसेट? नो सर। वैसे ही हमारे पास ईयर एंड में कितने रुपए का क्लोजिंग स्टॉक बच गया है? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक? हमारे पास ईयर एंड में कितने रुपए का क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री की मॉनेटरी वैल्यू क्या है? अगर मैं ये कैलकुलेट करूं तो मेरे तो बाहर वालों से कोई लेना देना नहीं है। यहां पे ना तो कोई एसेट की इनफ्लो हो रही है ना तो कोई एसेट की आउटफ्लो हो रही है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक की मॉनेटरी वैल्यू भी आपकी इनकम पोजीशन और फाइनेंशियल पोजीशन आइडेंटिफाई करने के लिए जरूरी है, बिकॉज इटसेल्फ इट इज द एसेट। तो अगर आप अपनी पूरी एसेट बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे तो फाइनेंशियल पोजीशन कैसे पता चलेगी? तो जब इस तरीके से हम लोग काम करते हैं, हम अपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करते हैं या हम अपनी अकाउंट की बुक में डेप्रिसिएशन लगाते हैं, या कई बार आपने एक खर्चा और लिखा होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इस तरीके से जो एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, इनके अंदर ना तो इकोनॉमिक रिसोर्सेज की इनफ्लो है ना तो इकोनॉमिक रिसोर्सेज की आउटफ्लो है, और सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि ये भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज हैं, ये भी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो फाइनेंशियल नेचर की हैं, लेकिन इसमें आउटसाइडर की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ऐसी एक्टिविटी को कहा जाता है दोस्त इवेंट। तो ट्रांजैक्शन और इवेंट को बहुत सारे स्टूडेंट एक सिंगल वर्ड समझते हैं, बट इट शुड नॉट बी कंसीडर्ड एज अ सिंगल वर्ड। दोनों के मीनिंग, थ्योरेटिकल मीनिंग दोनों के अलग अलग है। अगर मैं दोनों में डिफरेंस देखूं तो दोनों में डिफरेंस यही है। अगर मान लो एग्जाम के अंदर कभी क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, तो पहला डिफरेंस क्या होगा? Transaction are all those financial activities in which there will be either inflow or outflow or economic resources or both। या तो यहां पर एसेट्स की इनफ्लो होगी या आउटफ्लो होगी या तो दोनों होगा। इवेंट में, इवेंट्स आर ऑल दोज बिजनेस फाइनेंशियल एक्टिविटीज इन विच देयर इज नाइदर इनफ्लो नॉर आउटफ्लो ऑफ एसेट्स, इकोनॉमिक रिसोर्सेज। दूसरा डिफरेंस, in the case of transaction, in the case of business activities, in the case of transaction, outsiders involvement is must, outsider involvement is necessary। यहां पे outsider की involvement होती है और हम ये business activities outsider के साथ में perform कर रहे होते हैं। but in the case of event there is no outsider involvement, इसमें outsider की कोई involvement नहीं होती, हम किसी outsider के साथ में deal नहीं कर रहे होते हैं। so that is the difference between the transaction and events। ठीक है सर, आगे चलते हैं। ठीक, अब करना क्या है? तो हम बात कर रहे थे, एक कंसेप्ट और डिस्कस करना है, वो है ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। अब ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या कहता है? तो ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट ये कहता है कि जितने भी आपके ट्रांजैक्शन और इवेंट्स हैं, यानी ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट किसके लिए बना? ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट बना बेटे इसके लिए, ट्रांजैक्शन और इवेंट्स के लिए ड्यूअल एस्पेक्ट बना कि जितने भी आपके ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स हैं उनके कहीं ना कहीं दो इफेक्ट होंगे। ड्यूअल का मतलब होता है बेटे टू एस्पेक्ट्स, एस्पेक्ट्स मतलब इफेक्ट।
तो इनका कहना यह है कि जितने भी आपके ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स होंगे उनके कहीं ना कहीं दो इफेक्ट होने चाहिए, दे विल ऑलवेज लीव द डबल इफेक्ट। अब इनके डबल इफेक्ट होते हैं, इसीलिए हम अपनी अकाउंटिंग को कहते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। अपना जो अकाउंटिंग के ट्रांजैक्शंस और इवेंट को रिकॉर्ड करने का सिस्टम है उसको कहा डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम इसीलिए जाता है क्योंकि अगर एक ट्रांजैक्शन हुआ तो कहीं ना कहीं दो बार हमारी अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड होगा, कहीं ना कहीं दो साइड में हमारी अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड होगा। हर एक ट्रांजैक्शन का, हर एक इवेंट का कहीं ना कहीं डबल साइडेड इफेक्ट होगा। इसको कहते हैं हम लोग ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। तो ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के हिसाब से अगर मैं चलूं तो हर एक ट्रांजैक्शन और इवेंट का डबल इफेक्ट होना चाहिए और इसी से एक हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन डेवलप हो जाती है, अकाउंटिंग इक्वेशन डेवलप हो जाती है। और वो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहती है? अकाउंटिंग इक्वेशन कहती है कि आपकी जितनी भी एसेट्स हैं, इस एसेट का टोटल यानी सम ऑफ ऑल एसेट, ये बेटे टोटल का साइन है, ये आपने स्टैटिस्टिक्स के अंदर ही पढ़ रखा हो, दिस साइन रिप्रेजेंट्स द टोटल और द सम साइन। द टोटल ऑफ योर ऑल एसेट शुड बी इक्वल टू टोटल ऑफ योर कैपिटल एंड लायबिलिटीज। जितनी भी आपकी लायबिलिटीज हैं उन सारी लायबिलिटीज का टोटल, लायबिलिटीज जितनी भी आपकी लायबिलिटीज हैं उन लायबिलिटीज के टोटल और कैपिटल के टोटल के बराबर आपकी एसेट होना चाहिए। आपकी एसेट की टोटल हमेशा आपकी कैपिटल एंड लायबिलिटी के टोटल के बराबर होगी। दैट इज योर अकाउंटिंग इक्वेशन। हर एक ट्रांजैक्शन परफॉर्म करने के बाद, हर एक इवेंट को परफॉर्म करने के बाद जितने भी आपकी जो भी आपकी यही अकाउंटिंग इक्वेशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। जैसे आप मैथमेटिक्स में पढ़ते थे ना, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? एसेट्स, राइट हैंड साइड में क्या है? कैपिटल एंड लायबिलिटी। तो हर एक बिजनेस एक्टिविटी के बाद, हर एक फाइनेंशियल एक्टिविटी के बाद आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन सेटिस्फाइड होना जरूरी है। सर ये अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे सेटिस्फाइड होगी? फॉर एग्जांपल बेटे, अगर मान लो मैंने बैंक से लोन लिया, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, मुझे अपना बिजनेस शुरू करना है, मेरे पास में पैसे नहीं है, मैंने बैंक वालों से लोन मांगा, बैंक वालों को मेरा प्रोजेक्ट बड़ा पसंद आया, बैंक वालों ने मुझे लोन दे दिया। अब बैंक वालों ने जैसे ही मुझे लोन दे दिया तो मेरी बैंक की एसेट या मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा साइड बाय साइड, क्योंकि मैंने बैंक से लोन लिया है। सो इट इज माय ऑब्लिगेशन टू पे टू द बैंकर्स इन द फ्यूचर ऑल्सो। तो ये मेरी ऑब्लिगेशन बन जाएगी, ये मेरी कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट हो जाएगी कि मैं बैंक वालों के साथ में जो टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हुई हैं उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशन के बेसिस पर बैंक वालों को फ्यूचर में अमाउंट पे करूं। तो जब ये मेरी ऑब्लिगेशन बन जाएगी देन ऑटोमेटिकली ये हमारी लायबिलिटी होगी। तो यहां पर मेरी बेटे बैंक लोन की लायबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। कितने से? अगर मैंने 5 लाख रुपए का लोन लिया है तो मेरा बैंक बैलेंस भी 5 लाख से इंक्रीज होगा, साथ में बेटे मेरा बैंक लोन की लायबिलिटी भी 5 लाख से इंक्रीज होगी। कायदे से देखोगे तो बेटे आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। हाँ सर बराबर है, ठीक है। और बताओ, मैंने कहा बेटे अब मुझे बिजनेस शुरू करना था, बिजनेस शुरू करने के लिए मैंने फर्नीचर खरीदा मैंने 50,000 रुपए का। अब क्या हुआ? जैसे मैंने 50,000 का फर्नीचर खरीदा और बैंक से पेमेंट करी, मेरी बैंक की एसेट, मेरा बैंक बैलेंस तो 50,000 से कम हो गया, लेकिन मेरी एक नई एसेट इंक्रीज हो गई। कौन सी? फर्नीचर की एसेट मेरी इंक्रीज हो गई। तो बैंक बैलेंस मेरा कम हो गया, फर्नीचर की एसेट मेरी इंक्रीज हो गई। अब बताओ सर, हमारा रिवाइज्ड बैंक बैलेंस है 4,50,000 और फर्नीचर की एसेट है 50,000। लेफ्ट हैंड साइड का टोटल अगर देखोगे तो अभी भी कितना होता है? 5 लाख रुपीस का लेफ्ट हैंड साइड का टोटल होता है, राइट साइड का टोटल भी कितना है? 5 लाख। तो बेटे हर एक ट्रांजैक्शन और इवेंट के बाद आपके लेफ्ट हैंड साइड का टोटल राइट हैंड साइड के टोटल के बराबर होना चाहिए। और ये टोटल हमेशा क्यों बराबर होगा? क्योंकि हर एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होंगे। सर दो इफेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं? हाँ, हो सकता है कि किसी ट्रांजैक्शन या इवेंट के कारण आपके एसेट की वैल्यू बढ़ रही हो, तो इसका सेकंड इफेक्ट क्या हो सकता है? व्हाट शुड बी द पॉसिबल सेकंड इफेक्ट? पॉसिबल सेकंड इफेक्ट इसका ये हो सकता है कि या तो इसके अगेंस्ट में कोई दूसरी एसेट की वैल्यू कम हो जाए, जैसे कि यहां हुआ था, हमारी फर्नीचर की एसेट बढ़ी थी लेकिन हमारी बैंक की एसेट कम हो गई थी। या तो यह भी हो सकता है कि हमारी एसेट बढ़ रही है तो शायद लायबिलिटी भी बढ़ जाए। सर ये कब हुआ था? पहले केस में हुआ था, हमारी बैंक बैलेंस की एसेट बढ़ गई थी, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया था, लेकिन इसके साथ साथ हमारी बैंक लोन की लायबिलिटी भी इंक्रीज हो गई थी। ऐसा भी हो सकता है। और इसका तीसरा पॉसिबल इफेक्ट ये हो सकता है कि अगर आपकी एसेट इंक्रीज हो रही है तो शायद आपकी कैपिटल भी इंक्रीज हो। सर ऐसा कब हो सकता है? मान लो बेटे एज अ बिजनेसमैन मैंने अपने घर के पर्सनल इकोनॉमिक रिसोर्सेज, मैंने अपनी घर की एसेट बिजनेस के अंदर लाके इन्वेस्ट कर दी। अब जब मैं अपने पर्सनल रिसोर्सेज में अपनी पर्सनल एसेट को बिजनेस के अंदर लाके इन्वेस्ट करता हूं तो उसको कहते हैं हम लोग कैपिटल। एक प्रोप्राइटर, एक बिजनेसमैन, बिजनेस का ओनर जब खुद अपनी तरफ से बिजनेस के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको कहते हैं कैपिटल।
तो अगर एज अ बिजनेसमैन मैं अपने बिजनेस के अंदर कुछ पैसा इन्वेस्ट करता हूं तो बेटे इससे मेरी कैपिटल बढ़ जाएगी, और साथ में क्योंकि मैंने इन्वेस्टमेंट की है एसेट, तो इससे कहीं ना कहीं मेरी एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में अब यहां पे सब जगह बेटे आइदर और लिखा हुआ है, ये मत भूल जाना। या तो बेटे आपकी एक एसेट इंक्रीज होती है तो इसका सेकंड इफेक्ट कहां आ सकता है, या तो कोई दूसरी एसेट डिक्रीज हो जाएगी, या तो बेटे आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, और या तो फिर आपकी कैपिटल इंक्रीज हो सकती है। सेम चीज आपकी लायबिलिटी में भी हो सकती है। सर अगर मान लो हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हुई तो, हाँ अगर लायबिलिटी इंक्रीज हुई तो इसके करस्पॉन्डिंग पहला इफेक्ट ये हो सकता है कि अगर आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो पहला इफेक्ट हो सकता है शायद आपकी एसेट इंक्रीज हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि एक लायबिलिटी इंक्रीज हो तो दूसरी लायबिलिटी डिक्रीज हो जाए। सर ऐसा होता है? हाँ बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता। एक लायबिलिटी इंक्रीज हो तो दूसरी लायबिलिटी डिक्रीज हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो तो आपकी कैपिटल डिक्रीज हो जाए, ऐसा भी होता है। हाँ ऐसा भी होता है, सब दिखाऊंगा बेटे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर सारे केसेस आएंगे। ठीक सर, ये इंक्रीज के साथ है तो डिक्रीज के साथ भी होगा? हाँ बेटे बिल्कुल होगा। अगर आपकी कोई एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है, मान लेते हैं अगर आपकी एसेट की वैल्यू कोई डिक्रीज होती है, फॉर एग्जांपल, हाँ ये ले लेता हूं, अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो शायद ऐसा हो सकता है कि किसी दूसरी एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाए, या आपकी लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो जाए, या आपकी कैपिटल की वैल्यू डिक्रीज हो जाए। वैसे ही अगर आपकी किसी लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होती है तो ऐसी कंडीशन में इसका सेकंड इफेक्ट कहां आ सकता है, या तो आपकी एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाए, या किसी दूसरी लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो जाए, और या तो फिर यहां पर एक लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो दूसरी लायबिलिटी, अच्छा ये डिक्रीज है तो सॉरी इंक्रीज होना पड़ेगा इसको। या तो बेटे ये हो सकता है कि यहां पर किसी, हाँ अगर आपकी लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो हो सकता है कि आपकी किसी दूसरी लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो जाए, या तो हो सकता है कि आपकी कैपिटल की वैल्यू इंक्रीज हो जाए। तो हर एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होंगे। तो सर व्हाट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर हमने एक एक ट्रांजैक्शन को छानना है, फिल्टर करना है। फिल्टर करने के बाद हमने देखना है कि उस ट्रांजैक्शन के कारण हमारी कौन सी एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है या कौन सी लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होती है, फाइनली अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बनती है, और हर एक बिजनेस एक्टिविटी का समझने के लिए डबल इफेक्ट कहां कहां कैसे कैसे किस किस तरीके से आता है। दैट इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। मैं पहले ही बता दूं बेटे आपको, अभी तक कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर में से सीए फाउंडेशन के अंदर नहीं आया है, लेकिन इंस्टीट्यूट की ये प्रैक्टिस है कि जिन चैप्टर्स को शुरू में इग्नोर किया गया, जिन चैप्टर से अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं, उसमें से कभी कभार इंस्टीट्यूट को ऐसा लगता है कि आओ बच्चों ने ये वाला चैप्टर भी पढ़ रखा है कि बच्चों ने आजकल पढ़ना छोड़ दिया इसको क्योंकि हमने कोई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा, इसको चेक करने के लिए ऐसे चैप्टर्स में से भी क्वेश्चन आने की पूरी संभावनाएं होती है। जितने चैप्टर आपके मॉड्यूल के अंदर हैं, जितने चैप्टर आपकी नोटबुक के अंदर हैं, सारे चैप्टर्स को आपको कंप्लीटली पढ़ना है, ये आपकी ड्यूटी बनती है। ठीक है सर, शुरू करो, चलो फिर आगे। ये है बेटे हमारा क्वेश्चन नंबर 1, पढ़ेंगे जल्दी से फटाफट। अरविंद हैड द, सर आपने ना नोट्स नहीं दिए बेटे, मैंने जानबूझ के नोट्स नहीं दिए क्योंकि अभी आपको लिखने पे कंसंट्रेट नहीं करना है, अभी आपको सिर्फ और सिर्फ सोचने पे कंसंट्रेट करना है। ये बेटे पूरा का पूरा चैप्टर आपकी सोच का दायरा बढ़ाएगा। जब एक दो क्वेश्चन मेरे हो जाएंगे और मुझे ऐसा लगेगा कि अब आपका सोच का दायरा बढ़ चुका है, तब इमीडिएटली मैं आपको नोट्स तुरंत ट्रांसफर कर दूंगा। आगे चलूं? यस सर। तो आपको क्वेश्चन भी स्क्रीन से ही पढ़ना है, आपको अपने मन में विचार देखना है और साथ में आपको रिप्लाई भी देना है कि कब कब क्या क्या होने वाला है। शुरू करें? यस सर, शुरू करो, चलो। Arvind had the following transaction. Use accounting equation to show their effect. जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं A, B, C, D, E, F, K तक जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं, इन सारे ट्रांजेक्शन को आपने अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू इन सारे ट्रांजेक्शन का इफेक्ट शो करना है ऑन हिज एसेट, लायबिलिटी एंड कैपिटल। इससे उसकी एसेट पे, लायबिलिटी और कैपिटल पे क्या फर्क पड़ेगा, ये आपको यहां पर बताना है। पहला ट्रांजेक्शन है बेटे, इन्वेस्टेड ₹15,000 इन कैश एज कैपिटल। अरविंद ने अपना बिजनेस शुरू किया और अपना बिजनेस शुरू करते समय उसने 15,000 की कैपिटल का इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है सर, आओ अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना शुरू करेंगे। लिखेंगे बेटे सॉल्यूशन नंबर 1। हाँ सर हम भी लिखे? हाँ बेटे तुम भी साथ साथ लिखना शुरू करो। ठीक है सर, ओके। अकाउंटिंग इक्वेशन अगर बनानी है तो अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने के लिए बेटे सबसे पहले यहां पर आपको बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन लिखनी चाहिए। बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है एसेट शुड बी इक्वल टू, एसेट हमेशा किसके बराबर होगी? एसेट हमेशा कैपिटल और लायबिलिटीज के टोटल के बराबर होगी। एसेट शुड बी ऑलवेज इक्वल टू टोटल ऑफ कैपिटल एंड लायबिलिटीज। एसेट आपकी कैपिटल और लायबिलिटी के टोटल के बराबर होना चाहिए, पहला ट्रांजैक्शन।
पहला ट्रांजैक्शन था बेटे कि अरविंद ने अपना बिजनेस शुरू किया 15,000 रुपीज से, उसने 15,000 रुपीज कैश में बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किए। अब ध्यान से समझो, जब कोई एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस के अंदर पैसे इन्वेस्टमेंट करता है, कैपिटल की इन्वेस्टमेंट करता है, या अपने पर्सनल रिसोर्सेस, अपनी पर्सनल एसेट जो उसकी खुद की पर्सनल एसेट्स है, अगर वो अपने बिजनेस के अंदर ट्रांसफर करता है, अगर वो अपनी पर्सनल एसेट अपने बिजनेस के अंदर देता है, डालता है, तब उस कंडीशन में आप उसको कैपिटल के नाम से पुकारेंगे। अब अरविंद ने क्योंकि कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रखी है और वो भी कैश में कर रखी है, तो पहला इफेक्ट तो ये पड़ेगा कि अरविंद की बेटे कैश की एसेट इंक्रीज हो जाएगी। हाँ, पहला इफेक्ट ये पड़ेगा, अरविंद की कैश की एसेट इंक्रीज हो जाएगी बाय ₹15,000। क्या कह लीजिए, हाँ ये बेटे ट्रांजैक्शन नंबर 1, अरविंद की कैश की एसेट इंक्रीज हो जाएगी बाय ₹15,000। और क्या होगा सर? हाँ, इसके साथ साथ अरविंद की कैपिटल भी बढ़ जाएगी। कैपिटल कितने से बढ़ जाएगी? 15,000 रुपीज से कैपिटल बढ़ जाएगी। पहला बिजनेस एक्टिविटी थी कि अरविंद ने कैपिटल के नाम पे 15,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट किया, और फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या था? कैश। तो इस ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट आने चाहिए। क्या क्या? जब आप बिजनेस को कैश देंगे तो बिजनेस की कैश की एसेट इंक्रीज होगी साइड बाय साइड, क्योंकि ये बिजनेसमैन की इन्वेस्टमेंट है, ये इंटरनल इन्वेस्टमेंट है, इसीलिए इससे आपकी कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगी। आगे चलूं? यस सर, आगे चलो। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो आगे। अब मुझे चेक करना है कि क्या इस ट्रांजैक्शन के बाद, क्या इस एक्टिविटी के बाद मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन टैली करती है, हाँ या ना। इसको चेक करने के लिए आप एक बार जल्दी से अकाउंटिंग इक्वेशन को टोटल करके देखेंगे। सुनो, अभी हमारी एसेट का टोटल होता है 15,000 रुपीज और साथ में हमारी कैपिटल का टोटल होता है 15,000 रुपीज, लेकिन लायबिलिटी अभी भी हमारी जीरो चल रही है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, हाँ या ना? बोलो ना बेटे, whether the left hand side and right hand side is equal to or not। yes sir, बिल्कुल इक्वल है। चलो बेटे आओ चलते हैं आगे। सेकंड क्वेश्चन। अच्छा एक बात और, हाँ रुको 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 रुको, इंपॉर्टेंट बात, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है बेटे। क्या आप लोग क्लास अटेंड करते समय अपने कैमरे शुरू रख सकते हैं? क्या आप सभी लोग अपनी क्लास को चलते समय कैमरा शुरू रख सकते हैं, हाँ या ना? या आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड? एक बार खुल के पता चल जाए तो फिर हम फाइनली डिसाइड करें कि क्या बच्चों के कैमरे शुरू रखवाना चाहिए क्लास के चलते समय या नहीं। बताएं बेटे जल्दी से। कल बेटे हम मैनेजमेंट वाले बैठे हुए थे, मैनेजमेंट वाले जब बैठे थे तो हमारे कॉमन डिस्कशन निकला कि क्या क्लास के समय, रेगुलर क्लास हो, क्रैश बैच हो, किसी भी तरह की कोई भी क्लास हो, क्या क्लास को चलते समय हमें स्टूडेंट्स के कैमरे चालू रखवाना चाहिए, हां या ना? क्योंकि कल बेटे ऐसा कुछ हुआ है एक क्लास के अंदर, इसलिए यह वाला सवाल उठा है। बेटे मैं आप लोगों का ओपिनियन जानना चाहता हूं कि अगर हमारी क्लास चल रही है और क्लास चलते समय आपसे कहा जाए कि आप लोगों को अपने कैमरे ऑन रखने हैं, तो आप लोगों को बेटे ये अलाउड है, मतलब आप लोगों को ये चलेगा, या आप लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी है? सर आई एम ओके विथ इट। ओके बेटे, उत्कर्ष ने कहा आई एम ओके। मैं आपको बताता हूं कि ये सवाल क्यों उठा। कल मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रखूंगा आप लोगों के साथ में, कोई भी चीज आपके ऊपर थोपी नहीं जाएगी। ये सवाल क्यों उठा, ऐसा हमारे मन में विचार क्यों आया, ये बात बेटे मैं आपको बताता हूं थोड़ी देर में। सर आई एम ओके विथ इट। ठीक है बेटे, उत्कर्ष ने कहा सर आई एम ओके। पारस ने कहा सर आई एम ओके विथ इट। सर ठीक है। अतुल शर्मा ने अभी अभी हमारी क्लास ज्वाइन की है। बताओ बेटे अतुल, आपके लिए क्या सीन है? आई एम ओके विथ इट सर। ओके अतुल बेटे आप बताओ आपका क्या कहना है? अतुल आपने अभी अभी क्लास शुरू की है, अगर आप मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं तो मेरा सवाल यह है कि जब आपकी क्लास चल रही हो तो उस समय आपके कैमरे अगर हम ऑन रखवाना चाहें तो आप इसके साथ में कंफर्टेबल हैं, हां या ना? अतुल बेटे आप सुन पा रहे हैं, हां या ना? बेटे अतुल देखो वहां पर एक टेक्स्ट बॉक्स होगा, टेक्स्ट बॉक्स में आपको यस या नो लिखना पड़ेगा बेटे। चलो अतुल को शायद आवाज नहीं आ रही है या पहला दिन है, शायद वो जूम ऐप के साथ में बहुत ज्यादा कंपैटिबल अभी नहीं है, इसलिए टाइप करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी। सुनो कल क्या हुआ था, मैं कल की आपको एक क्लास बताता हूं। कल हमारे मेरे एक जूनियर टीचर हैं, वो 11th की क्लास ले रहे थे, 11th इकोनॉमिक्स की क्लास ले रहे थे।
अब 11th इकोनॉमिक्स के क्लास में कुछ बच्चों ने, लड़कों ने क्या बदमाशी करी, कल उन्होंने अपना नाम बदल के, मतलब किसी एक लड़के ने लॉगिन किया, अब मैं उस लड़के का नाम तो नहीं बोलूंगा, पता तो हम लोगों को खैर सब चल ही जाता है, ठीक है, बैकएंड में तो सब दिख ही जाता है। उस लड़के ने कल बेटे अपने नाम से पहले लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद उसने अपने आप को लॉग आउट किया और उसने अपने आप को रीनेम, लॉग आउट भी नहीं किया, उसने अपने नाम को रीनेम कर दिया। होता है ना कई बार आप किसी डिफरेंट नाम से लॉगिन कर जाते हैं, फिर बाद में आप अपना नाम बदल देते हैं, तो उसने अपना नाम बदल दिया और अपना नाम बदल के एक लड़की का नाम रख दिया जो उसी क्लास के अंदर क्लास अटेंड कर रही थी ऑनलाइन। अब उसने उस लड़की का नाम रख के, अपना नाम बदल के, उसने उस लड़की के नाम से कुछ ऐसे कमेंट लिख दिए जो उसको नहीं लिखना चाहिए, और कहीं ना कहीं बेटे इस तरीके से उसको इतनी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई कि उसको बीच में क्लास छोड़ना पड़ गया, ये तक हुआ उसके साथ। तो इसीलिए बेटे कल ये डिसाइड किया गया क्यों ना जब भी जो भी क्लास चले आज के बाद, कल बेटे हम लोगों ने अपने एक एम्प्लॉय को अपॉइंट भी किया है कि आज से एक स्क्रीन जो होगी वो उसको भी शेयर की जाएगी और सारे स्टूडेंट्स को वॉच करेगा कि कौन सा स्टूडेंट क्लास में प्रॉपर तरीके से क्लास अटेंड कर रहा है, कौन बीच में छोड़ के चला गया, कौन लिख रहा है, कौन नहीं लिख रहा, कौन क्लास में मस्ती कर रहा है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो क्लास को ज्वाइन तो कर लेते हैं, हम लोगों को यहां से लगता है कि बच्चे बड़ी ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली पता लगता है क्लास चालू करके छोड़ के चले गए, घर भर में घूम रहे हैं, सो दुनिया भर का नाटक तमाशा कर रहे हैं। कहीं ये सब तो नहीं हो रहा, ये सब चेक करने के लिए फाइनली कल ये डिसाइड किया गया कि क्योंकि इस तरह की एक्टिविटीज हो रही हैं और हम बच्चों के ऊपर प्रॉपर वॉच नहीं रख पा रहे, स्टूडेंट्स के ऊपर प्रॉपर वॉच नहीं रख पा रहे हैं कि वाकई में वो ईमानदारी से क्लास के अंदर बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, वो प्रॉपर डिसिप्लिन है कि नहीं है, इसलिए कल ये बात निकली थी। ठीक है सर, तो मेरी उम्मीद है बेटे आज तो रहने दो, कल की जब हमारी क्लास शुरू होगी तो कल की क्लास में आप सभी लोग अपना अपना कैमरा ऑन करके बैठेंगे, आप सभी लोग अपना अपना कैमरा शुरू करके बैठेंगे, कैमरा ऑन करके बैठेंगे कल से। अगर आज से कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कल से क्लास में आप सभी लोगों का कैमरा शुरू होना चाहिए। आगे चलते हैं बेटे, ठीक है सर, अगले ट्रांजैक्शन पे आ जाओ। हाँ, अगला ट्रांजैक्शन है परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹7,500। अरविंद ने पहले तो इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है सर कर दिया, अब उसके बाद में उसने 7,500 में गुड्स परचेस किया है। वर्ड क्या लिखा है बेटे? गुड्स। पहले समझो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड्स। गुड्स का मतलब होता है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जो रेगुलर बेसिस पर हम चीजों को खरीद रहे हैं, प्रॉफिट ऐड करके अपने कस्टमर को बेच रहे हैं, उसको कहा जाता है गुड्स। जैसे एक स्टेशनरी शॉप वाले के लिए जो स्टेशनरी मटेरियल है वो गुड्स कहलाएगा, एक मेडिसिन शॉप वाले के लिए जो मेडिसिन है वो गुड्स कहलाएंगी, लेकिन एक फर्नीचर शॉप वाले के लिए जो फर्नीचर है वो गुड्स कहलाएगा, क्योंकि उसका तो रोज का काम है फर्नीचर खरीदो, प्रॉफिट जोड़ो और बेचो। सो इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जिस चीज का आप रेगुलर बेसिस पर ट्रेड कर रहे हैं, जिस चीज को आप रेगुलर बेसिस पर खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, उस आइटम को कहा जाएगा गुड्स। तो गुड्स कैन बी सेड combinedly all those items which are regularly buying and selling by the proprietor in the ordinary course of business, in the ordinary course of business, जो किसी भी आइटम को रेगुलर बेसिस पर खरीद रहा और बेच, उसको कहा जाता है गुड्स। ठीक है सर, अब बेटे उसने गुड्स खरीदा यानी वो आइटम खरीदा जिसमें प्रॉफिट ऐड करके उसको जल्दी से बेचना है। अब जल्दी से बेचना है, इसका मतलब लॉन्ग टर्म बेनिफिट तो एक्सपेक्टेड है नहीं, और क्योंकि लॉन्ग टर्म बेनिफिट एक्सपेक्टेड नहीं है, इसका मतलब ये भी होगा उसके लिए रेवेन्यू एक्सपेंस। चलो ठीक है सर, रेवेन्यू एक्सपेंस से कोई दिक्कत नहीं। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? सबसे पहले उसने कैश में गुड्स खरीदा है, इसका मतलब गुड्स लिया होगा और उसके बदले में कैश पे किया होगा, और अगर कैश पे किया होगा तो उसकी बेटे यहां पे सबसे पहले सेकंड ट्रांजैक्शन का पहला इफेक्ट ये आना चाहिए कि उसकी कैश की एसेट 7,500 से कम हो जाएगी। ठीक है सर, और क्या होगा? 7,500 से कैश की एसेट कम हो जाएगी, लेकिन जैसे ही वो गुड्स खरीदेगा उसकी स्टॉक की एसेट 7,500 से बढ़ जाएगी। पहले हमारा स्टॉक कितना था? इन सामान को खरीदने के पहले हमारा स्टॉक हुआ करता था 0, लेकिन जैसे ही मैंने 7,500 का गुड्स खरीदा, कैश दिया, मेरी कैश की एसेट कम हो गई, साथ में मैंने गुड्स लिया तो मेरी स्टॉक की एसेट यहां पर इंक्रीज हो जाएगी। दैट वाज द ट्रांजैक्शन। दो इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं? यस सर, एक तो कैश की एसेट कम हुई, दूसरा हमारी स्टॉक की एसेट बढ़ गई। एक एसेट डिक्रीज हुई तो एक एसेट इंक्रीज हो गई। दैट इज द ड्यूअल साइडेड इफेक्ट। अब मुझे इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद भी देखना है कि क्या मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन टैली होती है। आओ चेक करेंगे इसको बेटे। चेक करने के लिए मैंने कहा बताओ हमारे पास कैश बैलेंस कितना बाकी है? सर 7,500। हमारे पास स्टॉक कितना बाकी है? 7,500। यानी एसेट की टोटल होती है, कैश और स्टॉक दोनों को मिला के देखूं तो मेरी एसेट की टोटल होती है 15,000, और राइट साइड में मेरी कैपिटल के अंदर कोई चेंजेस नहीं है,
तो कैपिटल अभी भी 15,000 की और लायबिलिटी अभी भी 0 रुपीस की है। तो यहां पर अभी भी इस ट्रांजैक्शन के बाद हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन प्रॉपर तरीके से टैली कर जाती है। अगला ट्रांजैक्शन, परचेज्ड अ बिल्डिंग फॉर ₹15,000। इसने बेटे 15,000 रुपए की बिल्डिंग खरीदी। अब नॉर्मली जब आपको कुछ ना बताया गया हो तो हम मान के चलते हैं कि हमने बिल्डिंग को अपने बिजनेस में यूज करने के लिए खरीदा होगा। हमने बिजनेस को रीसेल करने के लिए नहीं खरीदा, हमने बिजनेस को बिल्डिंग को बेचकर प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं खरीदा। कोई भी अगर एक नॉर्मल बिजनेसमैन होता तो बिल्डिंग, शॉप, ये सब हॉल, गोडाउन, वेयरहाउस जो खरीदता है वो अपने बिजनेस के अंदर यूज करने के लिए खरीदता है। तो ऑटोमेटिकली बिल्डिंग आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गई, बिल्डिंग आपके लिए एक एसेट हो गई। आपने 15,000 की बिल्डिंग खरीदी है तो इससे आपकी बिल्डिंग की एसेट 15,000 से बढ़ जाएगी। अब इसके लिए कुछ देना भी तो पड़ा होगा, तो क्या कह रहे हैं, गिविंग ₹5,000 इन कैश। इसके लिए इन्होंने 5,000 रुपए कैश में दिए हैं, ठीक है सर, 5,000 का कैश में पेमेंट किया है एंड बैलेंस थ्रू लोन, यानी उन्होंने 15,000 की बिल्डिंग खरीदी, 15,000 की बिल्डिंग के अगेंस्ट में 5,000 का तो उन्होंने कैश पे कर दिया, लेकिन बैलेंस के जो 15,000 रुपीस थे उन्होंने कहा इसको लोन के नाम पे कंसीडर कर लो, हम इसको धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट पे थोड़ा थोड़ा करके देंगे। तो हुआ क्या, आओ इसको अगर मैं अकाउंटिंग इक्वेशन में कन्वर्ट करूं तो क्योंकि बेटे मैंने बिल्डिंग खरीदी है तो सबसे पहले मेरी बिल्डिंग नाम की एसेट यहां पर इंक्रीज हो जानी चाहिए। बिल्डिंग नाम की एसेट इंक्रीज होगी कितने की, 15,000 की। क्या मेरे पास पहले से बिल्डिंग थी? नहीं, मेरे पास पहले बिल्डिंग थी 0 रुपीस की। पहले ट्रांजैक्शन के बाद, दूसरे ट्रांजैक्शन के बाद यहां पर बेटे बिल्डिंग थी 0 रुपीस की। जैसी मैंने बिल्डिंग खरीदी वैसी मेरी बिल्डिंग की एसेट 15,000 से बढ़ गई। बिल्डिंग को खरीदने के लिए 5,000 का इन्होंने कैश पे किया। अगर 5,000 का कैश पे किया है तो यहां पर इनकी 5,000 से कैश की एसेट भी कम हो जानी चाहिए। जैसे ही मैं 5,000 रुपीस सामने वाली पार्टी को पे करूंगा मेरी कैश की एसेट 5,000 से कम हो जाएगी। सर बाकी के 10,000 जो लोन के फॉर्म में है वो बेटे मेरी लायबिलिटी को बढ़ाएगा। और वो मेरी कौन सी लायबिलिटी को बढ़ाएगा? ये बढ़ाएगा बेटे मेरी लोन की लायबिलिटी को। इट विल इंक्रीज माय लोन लायबिलिटी। और लोन की लायबिलिटी कितने रुपए से बढ़ जाएगी? यहां पर 10,000 रुपीज से लोन की लायबिलिटी बढ़ जाएगी। पहले मेरी लायबिलिटी कितनी थी? 0। जैसे मैंने बिल्डिंग खरीदी 5,000 कैश में पे किया और साथ में उसके साथ एक मेरा कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट हो गया। क्या कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट हो गया? कि मैं फ्यूचर में आपको बचे हुए 10,000 रुपीज जो टर्म्स एंड कंडीशन आपके और मेरे बीच में डिसाइड हुई है उनके हिसाब से पे करूंगा। और जैसे ही आपका कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट हुआ इट बिकम्स योर लायबिलिटी, इट बिकम्स योर लीगल ऑब्लिगेशन टू पे दिस मनी टू द आउटसाइडर। तो ये लोन आपके लिए फिर क्या हो जाएगी? लायबिलिटी हो जाएगी। अब इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद चेक करो क्या हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन टैली करती है, हां या ना। आओ बेटे देखें। अगर मैं देखूं तो मेरे पास अब कैश बाकी है सिर्फ 2,500 का, मेरे पास अभी भी स्टॉक है 7,500 का और मेरे पास बिल्डिंग की एसेट है 15,000 रुपीस की। लेफ्ट हैंड साइड का टोटल कितने रुपए का होता है बताओ? बेटे आपको बताना है व्हाट इज द टोटल ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। मुझे चेक करनी है क्या मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन टैली कर रही है, हां या ना। व्हाट इज द टोटल ऑफ लेफ्ट हैंड साइड? आपके लेफ्ट हैंड साइड का टोटल कितने रुपए का होता है? सर 15,000 प्लस 7,500 प्लस 2,500 इज इक्वल टू 25,000 का होता है सर लेफ्ट हैंड साइड का टोटल। और राइट हैंड साइड का टोटल? सर राइट हैंड साइड में हमारी कैपिटल है 15,000 रुपीस की और लोन की लायबिलिटी है 10,000 रुपीस की, तो राइट साइड का टोटल भी होता है 25,000। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की टोटल इक्वल है, बराबर है, इसीलिए बेटे अकाउंटिंग इक्वेशन इस ट्रांजैक्शन के बाद भी टैली हो जाती है। आओ अगले ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़े। अगला ट्रांजैक्शन ये कह रहे हैं सोल्ड गुड्स। अभी भी क्या बेचा बेटे इन्होंने? गुड्स। वर्ड पहली बता दिया इन्होंने, गुड्स बेचा है। गुड्स बेचा है मतलब वो आइटम बेचा है जिसको हम रेगुलर बेसिस पर खरीदते हैं और बेचते हैं। गुड्स बेचा जिस कॉस्टिंग ₹1,000 यानी जिस गुड्स की कॉस्ट प्राइस 1,000 रुपीज की थी उसको 1,500 में हमने बेच दिया। ओके सर इसका इफेक्ट क्या होगा? सुनो, आपने सबसे पहली बात जब गुड्स खरीदा था तो स्टॉक में रिकॉर्ड करते समय आपने क्या रिकॉर्ड किया था? कॉस्ट प्राइस रिकॉर्ड की थी। हमने गुड्स जो खरीदा वो हमारे लिए क्या थी? कॉस्ट प्राइस। जिस भी प्राइस में आप खरीदोगे दैट इज योर कॉस्ट प्राइस। तो आपने कॉस्ट प्राइस पे गुड्स खरीदा और कॉस्ट में आपने इस कॉस्ट को आपने स्टॉक में रिकॉर्ड कर दिया। अब मैंने उसी में से 1,000 रुपीज की कॉस्ट प्राइस का गुड्स बेचा है, तो बेटे मुझे यहां पर गुड्स में से 1,000 रुपीज माइनस कर देना चाहिए क्योंकि इससे मेरा 1,000 रुपए का स्टॉक, 1,000 रुपीज का स्टॉक कम हो जाएगा। और क्या होगा? कितने रुपए में बेचा है? सर यहां पे 1,500 रुपीज में बेचा है। सवाल यह है कि ये जो हमने गुड्स बेचा है ये कैश में बेचा है या क्रेडिट में बेचा है? सर क्वेश्चन में नहीं लिखा। अगर क्वेश्चन में ना लिखा हो
अगर क्वेश्चन में ना लिखा हो कि ये ट्रांजैक्शन कैश में हुई है कि क्रेडिट में हुई है, तब आप चेक करें कि क्या यहां पर जिस पार्टी के साथ में ट्रांजैक्शन हुई है उस पार्टी का नाम क्वेश्चन में दिया है कि नहीं दिया। सर ऐसा क्यों? अगर पार्टी का नाम क्वेश्चन में दिया होगा तब मान लेंगे कि यह ट्रांजैक्शन क्रेडिट की है, लेकिन अगर पार्टी का नाम क्वेश्चन में नहीं दिया होगा तब मान लेंगे कि यह ट्रांजैक्शन कैश की है। ठीक है सर, हमारी जिस पार्टी के साथ में डील हुई है उस पार्टी का नाम तो नहीं लिखा, अगर पार्टी का नाम नहीं लिखा है तो मान के चलो कि ट्रांजैक्शन आपकी कैश में हुई है। ठीक है सर, मान लिया। तो जब आपने 1500 रुपीज में गुड्स बेचा है तो आपने पार्टी से 1500 रुपीज कैश में लिए होंगे, इससे बेटे आपका कैश बैलेंस 1500 रुपीज से बढ़ जाएगा। यह है बेटे आपका फोर्थ ट्रांजैक्शन। सर अकाउंटिंग इक्वेशन टैली नहीं होगी। मैंने कहा क्यों? सर इसलिए टैली नहीं होगी क्योंकि अच्छे से देखो, आपने एक एसेट को इंक्रीज किया है 1000 रुपीज से। आपने सर यहां पर यह किया है कि आपने एक एसेट को इंक्रीज किया है 1000 रुपीज से, सॉरी एक एसेट को आपने डिक्रीज किया है 1000 रुपीज से और इसके अगेंस्ट में दूसरी एसेट बढ़ा दी है 1500 रुपीज से। कौन सी? सर स्टॉक की एसेट 1000 रुपीज से कम की है लेकिन कैश की एसेट आपने 1500 से बढ़ा दी है। क्यों? अब क्या करेंगे सर? टैली नहीं होगी। हाँ, मैंने कहा सुनो, अगर आप 1000 रुपए का स्टॉक 1500 में बेचोगे तो अल्टीमेटली आपको क्या हो रहा है? आपको हो रहा है बेटे प्रॉफिट। कितने रुपए का? 500 रुपीज का। जो भी आपका प्रॉफिट हो रहा होगा आप अपने इस प्रॉफिट को अपनी कैपिटल में ऐड करके दिखाएंगे। 500 रुपीज विल बी एडेड टू योर कैपिटल। ठीक सर, ऐसा क्यों किया? ऐसा इसीलिए किया बेटे क्योंकि बिजनेस को कौन मैनेज कर रहा है? बिजनेसमैन। और अगर बिजनेस को बिजनेसमैन मैनेज कर रहा है, बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट किया बिजनेसमैन ने, इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसे लगाया, तो इतनी बड़ी रिस्क कौन ले रहा है? बिजनेसमैन ले रहा है। बिजनेसमैन बेटे बिजनेस को करने की रिस्क ले रहा है, अपने पैसों की रिस्क ले रहा है, सवेरे शाम मेहनत कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। ही इज ऑल्सो मेंटेनिंग द बिजनेस एज वेल। तो हाँ, तो अल्टीमेटली जब प्रॉफिट होगा तो इस प्रॉफिट का बेनिफिट भी किसको मिलना चाहिए? प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ रिस्क। तो बिजनेसमैन ने रिस्क लिया, अपना पैसा बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया, वो उस बिजनेस को मैनेज कर रहा है। तो बेटे अगर कोई काम करोगे तो आपको कोई रेम्यूनरेशन की उम्मीद है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। अगर आप कहीं पे रिस्क लोगे तो आपको रिटर्न की उम्मीद है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। तो क्योंकि बेटे बिजनेसमैन यहां पर रिस्क ले रहा है, इसीलिए जो भी प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट का पूरा रिवॉर्ड बिजनेसमैन को मिलना चाहिए। और बिजनेसमैन को रिवॉर्ड देने के लिए वॉट एवर द प्रॉफिट इज देयर हम उसको कैपिटल में ऐड करके दिखा देते हैं। ठीक है सर, आगे चलते हैं। अब चेक करो इस ट्रांजैक्शन के बाद क्या हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन टैली होती है? सर हमारा कैश बैलेंस हो गया 4000 रुपीज का, हमारा कैश बैलेंस है 4000 रुपीज का, लेकिन अब हमारे पास में स्टॉक है 6500 और हमारे पास में बिल्डिंग है 15000 रुपीज की, लेकिन हमारे पास अब कैपिटल है 15500 और लोन की लायबिलिटी अभी भी 10000 है। चेक करो लेफ्ट हैंड साइड का टोटल कितना होता है। सर 15,000 प्लस 6,500 प्लस 4,000 इज इक्वल टू 25,500। राइट हैंड साइड का टोटल 15,500 प्लस 10,000 25,500। इस ट्रांजैक्शन के बाद भी आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन प्रॉपर टैली कर जाती है। अब आ जाओ बेटे फिफ्थ ट्रांजैक्शन पे। फिफ्थ ट्रांजैक्शन कहता है परचेज एन ओल्ड कार फॉर ₹2,800 कैश। इन्होंने कैश में कोई कार खरीदी। अब अगर कैश में आपने कोई कार खरीदी होगी तो आपने उसको 2800 कैश में पे की होंगी, और जैसे ही आपने 2800 कैश में पे किए, ये आपकी कैश की एसेट को कम कर देगा और उसके बदले में आपने ले ली होगी उससे कार। तो अल्टीमेटली यहां पर आपकी बेटे कार की एसेट इंक्रीज हो जाएगी कितने रुपए से? 2800। इस ट्रांजैक्शन के पहले तक हमारी कार की एसेट कितनी थी? 0। लेकिन अब अचानक कार की एसेट कितनी हो जाएगी? 2800। तो एक एसेट बढ़ गई कार की, एक एसेट कम हो गई किसकी? कैश की। अकाउंटिंग इक्वेशन टैली होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए सर। आओ बेटे चेक करें। अब हमारे पास आफ्टर दिस अकाउंटिंग इक्वेशन कितना कैश बच गया? 4000 माइनस 2800। हमारे पास बेटे अब कैश बाकी है, अभी हमारे पास में कैश बाकी है 1200 रुपीज का। स्टॉक हमारे गोडाउन में रखा है 6500 का। हमारे पास बिल्डिंग है 15,000 रुपीज की और हमारे पास में कार की एक एसेट है 2800 रुपीज की। कैपिटल का बैलेंस पहले भी 15,500 था, अभी भी कैपिटल का बैलेंस होगा 15,500 और लोन की लायबिलिटी 10,000। अकाउंटिंग इक्वेशन टैली होती है? यस सर, अकाउंटिंग इक्वेशन अभी भी टैली हो रही है। आओ बेटे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े।
रिसीव्ड कैश एज रेंट ₹3,600। सबसे पहले तो उन्होंने कह दिया कि हमने कैश रिसीव किया है। अगर आपने कैश रिसीव किया होगा तो इससे आपकी कैश की एसेट बढ़ जानी चाहिए, ठीक है सर, इससे हमारी कैश की एसेट बढ़ जाएगी, इसलिए हम कैश में प्लस कर देंगे, कितने रुपए थे 3600। वी आर गोइंग टू ऐड 3600 इन कैश बैलेंस, क्योंकि हमें कैश मिला होगा, हमारी कैश की एसेट इंक्रीज हुई है। लेकिन सर इसका सेकंड इफेक्ट कहां डालोगे? रेंट बेटे आपकी इनकम है, मैंने पहले ही कहा कोई प्रॉफिट होगा इसका रिवॉर्ड बिजनेसमैन को मिलेगा, लेकिन अगर कोई लॉस हुआ तो इसका बर्डन भी बिजनेसमैन को सहन करना पड़ेगा। इन द सेम मैनर अगर कोई इनकम हुई तो ये इनकम के ऊपर भी बिजनेसमैन का ही अधिकार है, उसी का हक है, इसलिए ये इनकम भी बिजनेसमैन को ही दी जाएगी, उसी के ऊपर ट्रांसफर की जाएगी। लेकिन अगर बिजनेस करने में कोई खर्चा हुआ तो ये एक्सपेंस भी बिजनेसमैन का बर्डन बनेगा। आगे चलते, तो क्योंकि ये इनकम है और ये इनकम बिजनेसमैन के अकाउंट में या कैपिटल में प्लस कर देनी चाहिए, ठीक है सर। आफ्टर द ट्रांजेक्शन व्हाट इज द फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन? सर अब हमारे पास में ना कैश बैलेंस है 4800 रुपीज का, हमारे पास में अभी भी स्टॉक है 6500 का, हमारे पास में बिल्डिंग है 15000 की और हमारे पास में कार की एसेट है 2800। लेकिन अब हमारी कैपिटल कितनी हो गई? 15500 प्लस 3600। अब हमारी कैपिटल का बैलेंस हो गया 19100 प्लस लोन की लायबिलिटी है 10000 रुपीज। चेक करो क्या अकाउंटिंग इक्वेशन टैली होती है? कैश बैलेंस 4800 प्लस 6500 स्टॉक प्लस 15000 ऑफ बिल्डिंग प्लस 2800 ऑफ कार, 29100। 15500 नहीं 19100 प्लस 10000 इज इक्वल टू 29100। आगे चलते हैं। इसको करने के बाद बेटे आओ जल्दी से अगले ट्रांजैक्शन की तरफ चलें। सेवंथ ट्रांजैक्शन है पेड कैश। कैश पे किया है बेटे कितने रुपए का? 500 रुपीज का इन्होंने कैश पे किया है। जैसे ही आप कैश पे करेंगे वैसे ही आपकी कैश की एसेट कम हो जाएगी। अब कहां पे किया ये भी देख लेते हैं। क्यों पे किया है? क्योंकि अगर आपने किसी को कैश दिया होगा तो कोई तो कारण रहा होगा। ये कह रहे हैं पेड कैश 500 पेड कैश। क्यों कैश पे किया? तो ये कह रहे हैं 500 फॉर लोन। याद रखो बेटे बिल्डिंग हमने लोन पे ली थी, बिल्डिंग के लिए 10,000 रुपए का लोन चल रहा था हमारा पहले से, तो उन्होंने लोन के प्रिंसिपल अमाउंट के लिए 500 रुपीज पे किए हैं एंड ₹300 फॉर इंटरेस्ट, और साथ में 300 रुपीज इन्होंने इंटरेस्ट के पे किए हैं। तो टोटल कितना कैश पे किया होगा? सर 500 रुपीज प्रिंसिपल के लिए, 300 रुपीज इंटरेस्ट के लिए, तो टोटल कैश पे हुआ होगा 800 रुपीज का, ठीक है। अगर मैं 800 रुपीज का कैश पे करता हूं तो यहां से मेरे कैश में से 800 रुपीज माइनस हो जाना चाहिए, इससे मेरी कैश की एसेट 800 रुपीज से कम हो जाएगी। सर 500 रुपीज का लोन पे किया है, जैसे ही मैं 500 रुपीज के प्रिंसिपल अमाउंट का पेमेंट करूंगा इससे मेरी लोन की लायबिलिटी कम हो जानी चाहिए, तो यहां से बेटे लोन की लायबिलिटी भी 500 रुपीज से कम हो गई। सर लेकिन एसेट को तो 800 रुपीज से कम किया है और लायबिलिटी को सिर्फ 500 रुपीज से कम किया है। बेटे 300 रुपीज का जो एक्सपेंस है, इंटरेस्ट आपके लिए खर्चा है, इंटरेस्ट क्योंकि आपका एक्सपेंस है इसलिए इस एक्सपेंस का बर्डन आपको प्रोप्राइटर के ऊपर, बिजनेस के ओनर या मालिक को डालना पड़ेगा। और ये बिजनेस के मालिक का हमारे पास में जो हिसाब किताब चल रहा है वो कैपिटल में चल रहा है, तो इसीलिए यहां पर बेटे 300 रुपीज का एक्सपेंस आप कैपिटल में से माइनस करके दिखाएंगे। दिस 300 रुपीज ऑफ एक्सपेंस विल बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कैपिटल। कैपिटल में से 300 रुपीज का खर्चा माइनस होगा। चेक करो क्या हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन टैली होती है, हाँ या नहीं। हाँ सर आओ देखते हैं। अब हमारे पास में कैश बैलेंस है 4000 रुपीज का, स्टॉक है 6500 रुपीज का, बिल्डिंग है हमारे पास में 15000 रुपीज की और कार की एसेट है 2800 रुपीज की। लेकिन अब कैपिटल का बैलेंस कितना हो गया? सर 19,100 की कैपिटल थी, 300 के एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद कैपिटल का बैलेंस बच गया है 18,800 और लोन की लायबिलिटी का बैलेंस बच गया है 9,500। आफ्टर मेकिंग द एडजस्टमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन नंबर 7 दीज आर द बैलेंसेस। आगे चलो। यस सर चलो आगे, बिल्कुल ठीक है बेटे, आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे अगले ट्रांजैक्शन की तरफ, देखेंगे अगला ट्रांजैक्शन क्या। अब ये कह रहे हैं फिर से
पेड कैश, फिर से इन्होंने कैश पे किया। अगर कैश पे किया होगा तो फिर से कैश की एसेट कम होगी। फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस का मतलब है ये हमारे प्रोप्राइटर के पर्सनल खर्चे हैं, ये वो खर्चे हैं जो प्रोप्राइटर को खुद अपने पर्सनल इकोनॉमिक रिसोर्सेज से फुलफिल करने चाहिए थे, अपनी पर्सनल एसेट से अपने पर्सनल खर्चे निपटाते। लेकिन बेटे उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपेंसेस की पेमेंट बिजनेस के कैश में से की है। तो सर इसका क्या इफेक्ट होना चाहिए? ऐसी चीजों को या ऐसे ट्रांजैक्शंस को हम लोग कहते हैं बेटे ड्रॉइंग्स। जब कभी प्रोप्राइटर, जब कभी बिजनेस का ओनर अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए बिजनेस की एसेट्स को इस्तेमाल करे तो ऐसे ट्रांजैक्शंस को हम लोगों ने एक कॉमन नाम दे रखा है, वो है ड्रॉइंग। याद रहेगा, जब कभी एक प्रोप्राइटर अपने पर्सनल ट्रांजैक्शंस के लिए बिजनेस के इकोनॉमिक रिसोर्सेस को या बिजनेस की एसेट्स को, कैश हमारी बिजनेस की एसेट है, बिजनेस की एसेट्स को इस्तेमाल करे तो ऐसे ट्रांजैक्शन को हम कहते हैं ड्राइंग। ठीक है सर। अगर सर ड्राइंग है तो क्या है भैया, बिजनेसमैन को ही ऊपर इसका इंपैक्ट जाना चाहिए और बिजनेसमैन का जो अकाउंट हम मेंटेन कर रहे हैं वो है आपका कैपिटल। तो ये जो ड्राइंग है इसको आप कैपिटल में से एडजस्ट करेंगे। ठीक है, कितने रुपए की ड्राइंग थी सर? 300 की। इन्होंने कैश पे किया है, इसका मतलब सबसे पहले तो बेटे कैश में से माइनस हो जाना चाहिए। अब जब बिजनेसमैन ने इन्वेस्टमेंट किया था तो हमने बेटे याद करो सबसे पहले उसको कैपिटल में प्लस किया था। जब बिजनेसमैन ने अपनी पर्सनल एसेट को बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया था तो हमने उसको कैपिटल में प्लस कर दिया था। वैसे ही बिजनेसमैन जब ड्राइंग करेगा तो माना जाएगा कि बिजनेसमैन ने जो इन्वेस्टमेंट किया था बिजनेसमैन उसी इन्वेस्टमेंट को वापस निकाल रहा है। तो जब वापस निकाल रहा है तो ड्राइंग को भी आप अपनी कैपिटल में से माइनस करके दिखाएंगे। तो एक तो कैश में से माइनस हो गया, दूसरा है ड्राइंग कैपिटल में से माइनस हो गया। अब चेक करते हैं क्या हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन टैली कर रही है, हाँ या ना। हाँ सर, आओ चेक करेंगे। ठीक है सर। अब हमारे पास में कैश बैलेंस कितना बचा है, इस अकाउंटिंग इक्वेशन या इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद हमारे पास में कैश बच गया है दोस्त 3700 रुपीज का प्लस। इसके बाद में हमारे पास में स्टॉक है 6500 रुपीज का, हमारे पास में बिल्डिंग है बेटे 15,000 रुपीज की और हमारे पास में कार की एसेट है 2800 रुपीज की इज इक्वल टू हमारे पास में कैपिटल का बैलेंस हो जाएगा 18,800 माइनस 300 इज इक्वल टू 18,500 प्लस हमारे पास में लोन की लायबिलिटी है अभी भी 9,500 रुपीज की। आफ्टर प्रोसेसिंग द पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन द फाइनल फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन इज दिस। आगे चलते हैं फिर। ठीक है सर, आगे चलो। अगला ट्रांजेक्शन है रिसीव्ड कैश। जब भी आप कैश रिसीव करेंगे इससे आपकी कैश की एसेट बढ़ जाएगी, ये बात तो पक्की है। ठीक है सर। रिसीव्ड कैश फॉर डिविडेंड ऑन सिक्योरिटी ₹200। सर ये डिविडेंड ऑन सिक्योरिटी क्या होता है? सिक्योरिटी को आप कह सकते हैं बेटे शेयर्स। आपने स्टॉक मार्केट से किसी कंपनी के शेयर खरीदे होंगे। हो सकता है कि आपने बेटे अभी, अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी रही होगी, पिछले 3 महीने पहले अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी रही होगी और आपने आईटीसी कंपनी के शेयर खरीदे होंगे तो आईटीसी कंपनी ने हर एक शेयर के बदले में ₹2 का एंटरिम डिविडेंड दिया था। तो हो सकता है कि आपने आईटीसी कंपनी के 100 शेयर खरीदे होंगे। अब आईटीसी कंपनी के 100 शेयर थे, हर एक शेयर पे कंपनी ने आपको ₹2 का डिविडेंड दिया, तो कुल मिला के आपको क्या मिलना चाहिए? 200 रुपीज का डिविडेंड मिला और ये डिविडेंड आपकी इनकम है क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट किया और इन्वेस्टमेंट के बदले में आपको जो मिल रहा है वो है आपकी इनकम। तो यहां पर ये जो आपको इन्वेस्टमेंट करने के कारण, जो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने के कारण जो इनकम आपको मिलती है उसको कहा जाता है डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। सर ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट या इसका मतलब यह होता है आईटीसी, आपने बेटे 100 शेयर खरीदे, 100 शेयर खरीद के आपने इन्वेस्टमेंट किसमें किया? आईटीसी कंपनी की कैपिटल में किया। आईटीसी कंपनी ने आपके दिए हुए पैसों को इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करके बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करके इनकम जनरेट की, खर्चे किया और फाइनली आईटीसी कंपनी ने प्रॉफिट कमाया। अब इस प्रॉफिट के ऊपर अधिकार किसका? जिसने इन्वेस्टमेंट किया है। इन्वेस्टमेंट करने वाला कौन? शेयर होल्डर यानी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो आईटीसी कंपनी ने जितना प्रॉफिट कमाया उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड के नाम पे दे दिया। तो जो प्रॉफिट कमाया होगा वही प्रॉफिट आईटीसी कंपनी ने आपको डिविडेंड के नाम पे बांटा है, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो फिलहाल आप इसको डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट समझे, आपके लिए इतना ही सफिशिएंट है। ठीक है सर, आगे चलते हैं। चलो, आईटीसी कंपनी ने ₹200 का डिविडेंड पे किया है, हमको 200 रुपीज का डिविडेंड मिला है। तो जैसे बेटे आपको 200 रुपीज का डिविडेंड मिला होगा तो ये आपकी कैश की
एसेट को बढ़ाएगा, तो 9th ट्रांजैक्शन में सबसे पहले हमारी कैश की एसेट प्लस हो जाएगी, 200 से बढ़ जाएगी। साथ में बेटे हमारी कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगी 200 रुपीज से। ये लो सर, ये लो, आपका डिविडेंड भी इंक्रीज, सॉरी कैश की एसेट इंक्रीज हो गई। अब आपका कैश बैलेंस हो गया बेटे यहां पर 3900 रुपीज। स्टॉक चल रहा है अभी भी 6500 का। बिल्डिंग की एसेट चल रही है 15000 की और कार की एसेट है 2800 की। लेकिन अब आपकी कैपिटल का बैलेंस हो गया है 18700 और साथ में बेटे आपकी लोन की लायबिलिटी अभी भी जो बाकी है वो है 9500 रुपीज की। आगे चलते हैं, अगला ट्रांजेक्शन। फिर ये कह रहे हैं परचेज्ड फर्नीचर फॉर ₹1000। अब इन्होंने 1000 रुपीज का फर्नीचर खरीदा। जब 1000 रुपीज का फर्नीचर खरीदा है तो इससे आपकी एक नई एसेट इंक्रीज हो जाएगी। कौन सी एसेट इंक्रीज हो जाएगी बेटे? आपकी यहां पर जो एसेट इंक्रीज होगी वो होगी फर्नीचर की। तो यहां पर बेटे आपकी फर्नीचर की एसेट इंक्रीज हो जाएगी और कितने रुपए से इंक्रीज होगी? 1000 रुपीज से आपकी फर्नीचर की एसेट इंक्रीज हो गई। लेकिन कोई भी कॉन्ट्ररी इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब हमने पेमेंट कैश में की होगी। इससे हमारा कैश का बैलेंस 1000 रुपीज से कम हो जाएगा। दैट इज द ट्रांजैक्शन नंबर 10। ये लो, आफ्टर प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शन नंबर 10 क्या हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन टैली होती है? यस सर, बिल्कुल टैली होती। चेक करो, हमारे पास कैश बैलेंस है 2900, हमारे पास स्टॉक की एसेट है 6500, बिल्डिंग की एसेट है 15000, स्टॉक सॉरी कार की एसेट है 2800, साथ में फर्नीचर भी है 1000 रुपीज का। कैपिटल है हमारी 18700 और लोन की लायबिलिटी अभी भी बाकी चल रही है 9500। इतना करने के बाद अगले ट्रांजैक्शन पे आ जाओ। अगला ट्रांजैक्शन क्या? ये कह रहे पेड रेंट। पेड मतलब कैश में पे किया होगा। रेंट पे किया है 500 रुपीज का। जैसे ही आप 500 का रेंट पे करेंगे आपकी सबसे पहली कैश की एसेट यहां पर कम होगी 500 रुपीज से। और रेंट क्योंकि हमारा एक्सपेंस है इसलिए एक्सपेंस को कैपिटल में से माइनस करके दिखाया जाएगा। चेक करो क्या हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन टैली होती है? यस सर, बिल्कुल होगी। क्यों नहीं होगी सर? अब हमारे पास में कैश का बैलेंस है 2400, हमारे पास में अभी भी स्टॉक है 6500, बिल्डिंग की एसेट है 15000 और कार की एसेट है 2800, फर्नीचर की एसेट है 1000। अब हमारी कैपिटल है 18200 और हमारे लिए अभी लोन की लायबिलिटी है 9500 रुपीज की। सारे ट्रांजैक्शन खत्म हो गए? यस सर, सारे ट्रांजैक्शन खत्म हो गए। एक बार अगर सारे ट्रांजैक्शन खत्म हो जाए तो एक जनरल कन्वेंशन है कि इसको डबल लाइन से क्लोज किया जाता है। सर ऐसा क्यों करते हैं? डबल लाइन से क्लोज करने का मतलब ये बताते हैं कि यहां पे लगभग हमारा काम खत्म हो गया है फिलहाल के लिए। ठीक है सर, अब आगे क्या? अब आगे बेटे जो आपने अपनी एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल लिखी हैं, मैं इसको और सही तरीके से एक बार अरेंज कर देता हूं। है सर, इसको अरेंज करना बाकी है कि ऐसे बेटे थोड़ा सा एडिशनल नॉलेज के लिए? ठीक है सर। एसेट्स बेटे मैंने कहा मैं एसेट्स को ना ऐसे लिखता हूं, मैं कुछ अपनी जो एसेट्स हैं इनको मैं इस तरीके से अरेंज करता हूं। ये लो बेटे, मैंने कहा सबसे पहले मेरी एसेट्स है, मैं एसेट्स को अरेंज करता हूं। एसेट्स में सबसे पहले मेरी एसेट है कैश बैलेंस। हमारे पास में एसेट में कैश बैलेंस था 2400 का। दूसरी मेरे पास में एसेट है बेटे स्टॉक। स्टॉक को बेटे मैं लिखा करूंगा इन्वेंट्री। जब भी मैंने लिखा इन्वेंट्री तो आप समझें कि ये क्या लिखा है? स्टॉक। और आप भी इन्वेंट्री को स्टॉक बोलने की आदत डालें। हमारे पास में इन्वेंट्री है 6500 रुपीज की। उसके बाद में हमारे पास एक एसेट और भी है जिसको हम लोग कहते हैं बिल्डिंग। बिल्डिंग है 15000 रुपीज की। उसके बाद एक एसेट और भी है हमारे पास में मोटर कार। मोटर कार की एसेट है 2800 रुपीज की। उसके बाद में बेटे हमारे पास में एक एसेट और भी है, वो है फर्नीचर। फर्नीचर है 1000 रुपीज का। तो जो लेफ्ट हैंड साइड के आइटम थे उनको बेटे मैंने राइट हैंड साइड में लिख दिया और जो राइट हैंड साइड के आइटम थे उनको लेफ्ट हैंड साइड में लिख देता हूं। राइट हैंड साइड में पहला आइटम था मेरे पास में कैपिटल। मेरे पास में कैपिटल कितने की थी? 18200 रुपीज की कैपिटल थी और साथ में है बेटे यहां पर लोन फॉर बिल्डिंग। हमने बिल्डिंग के लिए लोन लिया था और ये बिल्डिंग का लोन अभी भी हमारे पास में बाकी चल रहा है। कितने रुपए का? 9500। अगर हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन टैली हुई होगी, अगर हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर रहा होगा तो पक्की बात है बेटे यहां पर भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए। चेक करके देखते हैं।
लेफ्ट हैंड साइड है 18,200 प्लस 9,500 इज इक्वल टू 27,700। राइट हैंड साइड है 2,400 प्लस 6,500 प्लस 15,000 प्लस 2,800 प्लस 1,000 इज इक्वल टू 27,700। राइट साइड में हमने क्या लिखा सर? राइट साइड में हमने लिखी थी हमारे पास जितनी एसेट्स हैं वो, ये थे उन एसेट्स के अमाउंट। लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या लिखा था? लेफ्ट हैंड साइड में हमने लिखा था जितनी भी हमारी लायबिलिटीज हैं वो, लायबिलिटीज एंड इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है कैपिटल, कैपिटल का दूसरा नाम है इक्विटी। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिखी थी बेटे इक्विटी एंड लायबिलिटी या कैपिटल एंड लायबिलिटी। और ये जो स्टेटमेंट मैंने बनाया है, इस स्टेटमेंट को हम कहते हैं बेटे बैलेंस शीट। दिस स्टेटमेंट इज नोन एज बैलेंस शीट। सर इसको बैलेंस शीट क्यों कहते हैं वो भी समझाऊंगा बाद में, लेकिन अकाउंटिंग फॉर्म को सही तरीके से अरेंज करके अगर एक स्टेटमेंट बनाया जाए तो इस स्टेटमेंट को हम लोग कहते हैं बैलेंस शीट। ठीक है, तो बेटे आज की क्लास के अंदर हमने क्या किया? आज की क्लास के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है और इसी के साथ मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं, वो होगा क्वेश्चन नंबर 2। बेटे ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए होमवर्क में होगा। कल जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर 2 को चेक करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। कल बेटे हम अकाउंटिंग इक्वेशन को खत्म कर देंगे। सर आप बोलते बस हो कल खत्म कर देंगे, करते नहीं हो, 2-2 3-3 दिन तक खींच लेते हो। बेटे ये अकाउंटिंग इक्वेशन वाला चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको अभी नहीं समझ में आएगा, लेकिन जैसे जैसे दिन ब दिन आपका सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा तब आपको समझ में आएगा कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्यों जरूरी है। कल मैं समझाऊंगा आपको कि अकाउंटिंग इक्वेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, अकाउंटिंग इक्वेशन इतनी जरूरी क्यों है, ये कल हमारी बात होगी। मैं कल आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझाऊंगा और एक बार आपको ये लगेगा कि अगर हमने इस चैप्टर को सीरियसली नहीं पढ़ा है तो हमने कितनी बड़ी गलती कर दी है, यह भी आपको कल पता चल जाएगा अपने आप। ठीक, तो कल मिलेंगे बेटे, बाकी की बातें हमारी कल होंगी। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए होमवर्क में होगा। उम्मीद है कि आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क में करेंगे। इसके नोट्स बेटे जैसी क्लास खत्म होगी वैसे मैं आपको तुरंत ट्रांसफर कर दूंगा। आपको नोट्स आपके व्हाट्सएप पे और मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगे। ठीक, तो टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर लें या व्हाट्सएप से भी आपको नोट्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो बेटे आज की क्लास हम यहां खत्म करते हैं। क्या इजाजत है क्लास खत्म करने की? बोलो बेटे हाँ या ना। अरे बोलो बेटे, कहां गए सारे के सारे?